हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पाल है और मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। ये ध्रुव का मतलब आप समझिए इस तरीके से, जैसे अंतरिक्ष में दो तारे सबसे ज़्यादा चमकते हैं जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक वैसे ही पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ अमेरिका यूएसए, यही दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल में थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें दो ध्रुव बोला गया। हालांकि अंत की बात करते हैं तो दो ध्रुव में से किसी एक का अंत हो जाता है। ठीक उसी लिए हम कहते हैं दो ध्रुव का अंत इस चैप्टर का नाम है। इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1918 के बीच में होता है और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। हालांकि 1945 की डेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ 1945, इसी समय में शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, सबसे पहली बात। दूसरा है कि इसी समय में दूसरे विश्व युद्ध का क्या होता है, अंत होता है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार का। ठीक है, इसका अंत हो जाता है। इसी समय में यूएनओ की स्थापना होती है। इसी समय में अमेरिका ने क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, हिरोशिमा प्लस नागासाकी, ठीक है, आप लोग इसको समझ जाइएगा। नागासाकी में क्या है, परमाणु हमला किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें रही हमारे साथ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की शुरुआत होती है, जैसे हमने बात करी थी। तो शीत युद्ध हमारा 1939 से 1945 के बीच में होता है। ठीक है, तो शीत युद्ध है क्या, इसे समझ लेते हैं। पेपर में हर बार ये पूछा जाता है। तो देखो क्या है कि शीत युद्ध का मतलब होता है जब दो महाशक्तियाँ आपस में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हो जाए। ठीक है, और सीधे युद्ध ना करें, सीधे युद्ध ना करके राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य वैचारिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हों, उसे शीत युद्ध कहते हैं। विचारधाराओं की लड़ाई है। ठीक है, तो विचारधारा यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर के दोनों की विचारधारा अपनी अलग अलग होती है। तो अमेरिका की जैसे हम बात करते हैं यूएसए, तो इसकी विचारधारा क्या है, पूंजीवादी है। और यूएसएसआर की विचारधारा जो है वो कौन सी है, समाजवाद। ये समाजवाद को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं और ये पूंजीवाद को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखो सीधे युद्ध ना करने से बचती, यानी सीधे सीधे युद्ध करने से बचती हैं, क्योंकि जो प्रथम वार करेगा नुकसान उसका बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच लेते हैं। देखो इधर यूएसए है और इधर एक तरफ क्या है, हमारा यूएसएसआर। ठीक है, यूएसए को पहली दुनिया कहा जाता है और यूएसएसआर को दूसरी दुनिया कहते हैं। हालांकि इसी को ही कहते हैं पश्चिमी खेमा यानी पश्चिमी ग्रुप और पूर्वी खेमा यानी पूर्वी ग्रुप। ठीक है, यही दो ध्रुव हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि देखो दूसरी दुनिया के पतन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। और ये दोनों लड़ाई क्या था, दो ध्रुव कौन है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विश्व के दो खेमों में बंट जाती है। अब जैसे जैसे दो देश आज़ाद होंगे, वो दोनों देशों में से किसी एक सबसे बड़ा संकट हमें दिखाई देता है बर्लिन में। बर्लिन में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर क्या दीवार वॉल खींच दी गई थी, जो कि दीवार 1961 में खींची गई और बर्लिन में थी। तो पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को दो भागों में अलग अलग करती है। हालांकि वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के समाज एक जैसे ही रहते हैं सब। बीच में दीवार खींचेगी तो जैसी बात है, एक परिवार दूसरे परिवार से अलग हो जाना है। ठीक है, ये व्यवस्था लगभग 28 सालों तक खड़ी रही और 1989 में 9 नवंबर को जनता ने इसे क्या किया, इसे गिरा दिया गया। ठीक है, तो सोवियत संघ क्या है, इस चीज़ को देखो इतना डिस्कस हमने किया। इस डिस्कस के साथ साथ हम बात करेंगे आगे क्या, तो है क्या सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली देखो, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं सोवियत संघ, इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य। ये कब बना, 1917 में समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आता है और ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ बात करती है। ठीक, और समाजवाद को के आदर्शों पर चलते हैं, समाजवाद को मानने की बात करती है। सोवियत संघ की अगर राजनीतिक बात करें तो सोवियत संघ में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि लगभग आगे पढ़ेंगे जो 70 सालों तक क्या है, शासन करती है। ठीक है, इसमें विपक्ष का कोई जगह नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हर बार एक ही पार्टी होगी और उसी में से कोई ना कोई नेता चुन के इसमें आते हैं। ठीक, उसके बाद देखो क्या है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी, राज्य नियंत्रण में हुआ करते थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप देशों के जितने भी देश थे, यानी यूरोप में जितने देश आज़ाद हुए, वो लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। क्यों जुड़े, क्योंकि सोवियत सेना ने क्या किया, इन लोगों को फांसीवादी ताकतों से आज़ाद कराया था, यानी इनके चंगुल से आज़ाद कराया। और इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ के देश इनके साथ जुड़ने लग गए, जो देश आज़ाद हुए बाद में। ठीक है, तो देखो अगर बात करें तो देखो एक तरफ हमारे क्या है, यूएसए है और एक तरफ क्या है, यूएसएसआर।
यूएसएसआर के बाद देखो, जब भी दो महाशक्तियों के बीच में जब भी कोई नया देश आज़ाद होगा, उसको इस बात का चुनाव करना होगा, या तो वो यूएसए की तरफ जाए या फिर ये यूएसएसआर की तरफ जाए। क्योंकि अगर वो अकेले रहेंगे तो कभी यूएसए आक्रमण करेगा, कभी यूएसएसआर आक्रमण करेगा, तो किसी एक की तरफ जाना उनके लिए बेहतर था चुनाव। तो जो देश इनके साथ यानी कि नाटो के साथ जुड़े, उन्हें हम नाटो यानी कहते हैं पश्चिमी खेमा, ठीक है। और इन्हीं खेमों को ग्रुप एक बना दिया गया जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है, ठीक। और इनका जो ग्रुप बना वो क्या है, वार्सा संधि। और इन्हीं सभी देशों को यूएसएसआर का नेता, इन सभी देश जो आज़ाद हुए इनके कौन नेता थे, यूएसएसआर रहा। समाजवादी खेमा यानी कि दूसरी दुनिया भी इसी को ही कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, ठीक है। यानी कि पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले विश्व युद्ध में दोनों ही एक ही ग्रुप में रहे। यानी दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 1945 में, तो याद होगा आपको दूसरे विश्व युद्ध की थोड़ी कहानी अगर मैं बताऊं, तो दूसरा जब सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा हुआ तो इसमें मित्र राष्ट्र, ठीक, एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन थे, धुरी राष्ट्र। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही थी, ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है। तो इसी में देखो, आप देखोगे यूएसएसआर और यूएसए यानी दोनों एक ही पार्टी में होते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है, जो दूसरे विश्व युद्ध जैसे ख़त्म होता है, दोनों अलग अलग दो महाशक्तियाँ बन जाती हैं। दोनों महाशक्ति का मतलब यही है सीधा कि ये पूंजीवादी को मानने वाले थे, और इनका मानना था कि पूरी दुनिया में पूंजीवादी सबसे बेहतर तरीका है, और समाजवाद का कहना है कि समाजवाद सबसे बेहतर तरीका है। इसीलिए विचारधाराओं की लड़ाई इनमें शुरू होती है, और सारी लड़ाई जद्दोजहद इन्हीं की रहती है पावर को लेकर के। फिर अगला टॉपिक हमारा बनता है सोवियत संघ की विशेषता। जब हम बात सोवियत संघ की विशेषता करेंगे तो सोवियत संघ की विशेषताएँ शुरू में समाजवादी सबसे बढ़िया रहा। जैसे कि अमेरिका के बाद सोवियत संघ अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित देश था, ठीक है। दूसरा क्या था कि सोवियत संघ में संचार प्रणाली काफ़ी अच्छी थी, यानी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे रहे, ठीक है। इनके पास ऊर्जा संसाधन बहुत अच्छा रहा या ज़्यादा थे, तेल, खनिज, लोहे का इस्पात, मशीनरी, ये सब बढ़िया था। दूसरी बात है, सोवियत संघ ने अपने दूर दराज के इलाकों से भी क्या है, अच्छे संबंध बना के रखे थे, ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और व्यापार का हो सके, ठीक है, ताकि विदेशी मुद्रा आ सके, पैसा इनके पास बना रहे, इसलिए। दूसरी चीज़ें क्या था, सोवियत संघ घरेलू उपभोक्ता उद्योग, यानी कि सोवियत संघ घरेलू उपभोक्ता उद्योग में भी काफ़ी अच्छा रहा, यानी कि अपने ही देश में सारी चीज़ों को मुहैया करा लेते थे, बनाते थे, ताकि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बाहर से खरीदना ना पड़े। तो इसका मतलब क्या है कि पिन से लेकर के कार तक की चीज़ें, सभी चीज़ों का उत्पादन करते थे। अच्छी नहीं थी जितनी पश्चिमी देशों की थी, यानी अमेरिका की क्वालिटी के मामले में अच्छा रहा, लेकिन ज़रूरतें पूरी करनी हो तो सोवियत संघ भी बुरा नहीं था, काम तो चल ही रहा था इनका। सोवियत संघ की सरकार अपने सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखे थे, यानी बेसिक जरूरत के लिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें, काम करो चाहे मत करो, लेकिन इतनी व्यवस्था रहती थी। हमारे देश में भी है जैसे खाने के लिए, ठीक है, तो सरकार राशन कार्ड देती है ना, राशन है सबके पास, इसीलिए इसी तरीके से कि कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, इसलिए सोवियत संघ में भी करता गरीबी रेखा निर्धारित थी कि इसको सरकार पैसा देगी, सरकार खाना खिलाएगी, इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि सरकारी बुनियादी ज़रूरतें जितने भी हैं, सरकार क्या करती थी, बुनियादी ज़रूरतों को, जैसे स्वास्थ्य की सुविधा हो गई, ठीक है, बच्चों की देखभाल हो गया, शिक्षा व्यवस्थाएं हो गई, लोक कल्याण की नीति, ये सारी चीज़ें क्या है, रियायती दौर पे यानी डिस्काउंट में मिलता था, यानी सस्ते में मिल जाता गरीब ताकि इसको खरीद सके। उत्पादन संपदा पर किसका अंतरण होता था, राज्य का। राज्य का मतलब हो उस देश का, राज्य का मतलब देखो समझिए, अगर हम किसी एक देश की बात करते हैं, ठीक है, तो उस देश में होने वाले सभी राज्यों को हम राज्य कहेंगे। लेकिन जब हम इस राज्य को ना कह के हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने देश हैं वो हमें राज्य में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राज्य का संदर्भ होता है किसी एक देश से, और वो देश कौन सा है, यूएसएसआर। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य की अगर बात करते हैं तो इसमें अच्छाइयाँ इतनी सारी थी। तो 1970 के दशक के बाद यानी 1980 के आसपास मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बने, यानी याद रखना पार्टी वही है, एक नया नेता बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव देखते हैं कि भाई यहाँ पे व्यवस्था थोड़ी सी कठोर है, तो थोड़ी रियायत दी जाए, और रियायत देने के लिए इन्होंने क्या किया, दो नीतियाँ अपनाई, ठीक है। एक तो है ग्लास्तनोस्त और एक है पेरेस्ट्रोइका। ग्लास्तनोस्त का मतलब था खुलेपन की नीति, यानी कि थोड़ा सुधार की जाए, लोगों को जागरूकता दी जाए, लोग जनता अपनी इच्छाओं को, बातों को बोल सके। पुनर्निर्माण का मतलब हो गया, पुनर्जागरण मतलब हो गया कि जैसे पहले शुरुआत में सोवियत संघ रहा उस तरीके से किया जाए। तो इस नीतियों को अपनाने के लिए 1980 के दशक में ये महासचिव बनते हैं, और पश्चिमी देशों की क्रांति हो रही थी, क्योंकि नए नए आविष्कार, नई नई चीज़ें हो रही थी। इसी वजह से क्या था, उनकी बराबरी करने के लिए इनको लगा कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो सुधार की ज़रूरत में दो नीतियाँ अपनाई।
मुख्य उद्देश्य यह था कि सोवियत संघ में शांति व्यवस्था बनी रहे। हालांकि इनकी जो सोच थी वो बेकार नहीं थी, बट इसकी वजह से जैसे इन्होंने थोड़ी सी छूट दी, वहाँ की जनता ने आंदोलन किया और आंदोलन करके तख्तापलट कर दिया, जो कि 1991 में आकर सोवियत संघ टूट जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सुधार के तौर पे मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या क्या काम किया। राजनीतिक सुधार में इन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जहाँ पहले लोकतंत्र बिल्कुल नहीं रहा बीच में। फिर अफगानिस्तान और क्या है पूर्वी यूरोप की सेना को वापस बुला लिया, जो अफगानिस्तान में युद्ध कर रहे थे, जो संसाधनों का नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए बुलाया ताकि संसाधन इनके नुकसान ना हो। आर्थिक सुधार में क्या किया, हथियारों की होड़ पर रोक लगा दी गई, यानी आगे से कोई भी हथियार ये संसाधनों को हथियार में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तीसरी बात है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया और निजीकरण को बढ़ावा दिया, प्राइवेटाइज। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया कि देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिक की नीति अपनाई, और सुधार की नीति कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने क्या कि विरोध किया। इनको कुछ जमा नहीं, क्योंकि जो पार्टी सत्तावादी में बैठी है तो जैसी बात है फ्री में मिल रहा है तो क्यों करेंगे सुधार। और इसी वजह से 1991 में क्या तख्तापलट हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव की सरकार गिर गई, यानी पूरी सरकार टूट जाती है। और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने क्या किया, इसको बढ़ावा दिया। और इस गर्मपंथियों में सबसे ज़्यादा जो रहे वो कौन थे, एल्त्सिन तख्तापलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और नायक के रूप में इन्हें उभरते हैं ये, और आम चुनाव ये जीत जाते हैं। जब चुनाव जीतते हैं तो 1991 में दिसंबर में स्टेलिन ने क्या किया, नेतृत्व में सोवियत संघ ने 3 बड़े गणराज्य, ठीक है, जैसे रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं और इनसे अलग हो जाते हैं। यहाँ से सोवियत संघ टूटना शुरू हो जाता है। और सोवियत संघ की अगर बात करते हैं, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, ठीक, क्योंकि चलती भी इसकी ज़्यादा है इसलिए। और सुरक्षा परिषद में एक सीट मिल जाती है, जो कि यूएनओ की एक संस्था है, आगे पढ़ेंगे जब। फिर बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ, कारण क्या रहे। सबसे बड़ा कारण था कि राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में अंदरूनी कमजोरी रही, इस वजह से इसका नुकसान हुआ। ठीक है, लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी और कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही। हालांकि इन्होंने धोखे में भी रखा, इन्होंने अपनी जनता को ये बोला कि भाई सरकार क्या करे, विकास कर रही है, जबकि विकास सरकार नहीं कर रही थी। सबसे बड़े धोखे की बात इनके साथ ये हुआ कि अगर यूएसएसआर के जो देश ये जुड़े हुए थे, जो संसाधन इन पे खर्च हो रहे थे, और बोला गया कि इन पे खर्च हुए नहीं, जो कि मूल निवासी तो यही थे। अगर इन पे खर्च होता तो दिक्कत नहीं थी। इनको दिक्कत ये हुआ कि बोला कि देश का विकास हो रहा है और विकास भी हो नहीं रहा था, ये झूठ। दूसरा कि संसाधन इन पे ना खर्च करके इन पे खर्च किए जा रहे थे, जो बाकी देश इनसे जुड़े हुए थे। तो इन पे संसाधन इसलिए खर्च किए जाए ताकि इनसे जुड़े रहे संसाधन और अपने हथियारों को तैयार कर सके। ठीक है, दूसरा कहता है संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियारों में लगाया जाने लगा संसाधन। और दूसरा कहता है सैन्य खर्चे भी काफ़ी हुए ताकि अमेरिका का मुकाबला किया जा सके। ठीक है, पूर्वी यूरोप के देशों में संसाधन के खर्च ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, क्यों किया पूर्वी यूरोप के देशों में, ताकि सोवियत संघ के साथ बने रहे, जैसे मैंने बताया यूएसएसआर और ये पूर्वी यूरोप। तो ये इन पे पैसा खर्च कर रहे थे, जबकि इन पे खर्च नहीं कर रहा था, करना इन पे भी चाहिए था। यहाँ की जनता को इसी बात का बुरा लगा। ठीक, दूसरा क्या है, अपने नागरिकों को गलत जानकारी दी। सोवियत संघ पूंजीवादी में बेहतर है, पूंजीवाद में। ठीक है, अतः ये पूंजीवाद से काफ़ी पिछड़ चुका था और कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों तक शासन रहा इनका, और जनता के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं थी। ये सारे कारण हैं इनमें। और पार्टी के उत्तराधिकारी जो थे उनको विशेषाधिकार दिया जाता था, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते थे। और गोर्बाचेव की जो असफल नीतियाँ जो मैंने बताया, ठीक है, खुलेपन की, और दूसरा क्या था हमारे पास, पुनः जागरण की। प्रेस जनता को कहता खुलकर बोलने की आज़ादी दी गई, जिससे कहता विरोध बढ़ गया, और विरोध बढ़ा तो जैसी बात है सबने आंदोलन का रुख अपनाया और तख्तापलट कर दिया। ठीक है, राष्ट्रवाद का उभार हुआ। राष्ट्रवाद का उभार का मतलब है कि जो देश इनके साथ 15 राज्य थे, जिसमें यूएसए की सबसे ज़्यादा चलती थी, रूस की। ठीक है, तो रूस की जब ज़्यादा चलती थी, बाकी 14 राज्य अपने आप को उपेक्षित समझते थे। इनके मन में धीरे धीरे क्या था, राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी। राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक फीलिंग है कि अपने देश के प्रति प्यार और ये सारी चीज़ें। तो हुआ ये कि यूक्रेन और क्या है लातविया और क्या कजाकिस्तान, इन लोगों ने सबसे पहले स्वतंत्र होने की घोषणा करी, यानी स्वतंत्र होना चाहते थे और रूस के अधीन नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, इन सभी कारणों से क्या था, सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये कई फैक्ट मिलते हैं और आपको पेपर में सीधा कुछ नहीं 5 पॉइंट लिखना, और पेपर में हमेशा कोई भी क्वेश्चन लिखो तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखो। ठीक है, और पॉइंट के कभी नंबर मत डालना, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, या पॉइंट बना दो या फिर स्टार बना दो। इससे क्या होगा कि लिखने में भी आसानी होगी और चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, टाइम बचता है। फिर सोवियत संघ की विघटन के परिणाम क्या हुए,
तो परिणाम में देखो सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही सोवियत संघ टूटा, यानी दो महाशक्तियों में एक महाशक्ति खत्म होता है, तो शीत युद्ध की समाप्ति तो हो ही जाएगी। और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ साथ जो इन दोनों के बीच में हथियारों की होड़ चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगा। और हुआ ये कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये ऐसी संस्थाएं जो कहता ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। क्यों बन गई? सॉरी, क्योंकि इन संस्थाओं ने पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, और सोवियत संघ के खेमे का अंत और नए देशों का उदार भी हुआ। और जब नए देश उभरे, तीन देशों ने, कुछ देशों का था, कुछ को लगा कि पूर्वी यूरोप सबसे बढ़िया है और नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। जैसे आज आप देख लो यूक्रेन और रूस, तो एक समय रूस और यूक्रेन एक ही में थे, आज यूक्रेन कहाँ जाना चाहता है? नाटो में जाना चाहता है। लड़ाई इसी बात के देखो, करंट में देख लो। तो कभी भी जब भी कोई लड़ाई झगड़े युद्ध होता है तो जो वजह होती है बहुत पुरानी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, अर्थात अपना ही नुकसान करके विकास करने की कोशिश करना। ठीक है, इतनी सी बात है। और आगे देखते हैं रूस मध्य एशिया के गणराज्य पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवाद को छोड़ करके पूंजीवादी मॉडल को अपनाना चाहते थे। ठीक है, तो जब देश सोवियत संघ टूटा तो सबको लगा कि भाई समाजवादी बेकार है और पूंजीवादी बढ़िया है। जब पूंजीवादी बढ़िया है तो पूंजीवादी की तरफ इनको मुड़ना चाहिए। तो पूंजीवादी की तरफ मुड़े तो क्या है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों ही क्या था, दोनों के निर्देश में ये काम किया गया और इन्होंने क्या किया, शॉक थेरेपी का नाम दिया। यानी किसने दिया? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि मिल्कियत का प्रमुख रूप कहता है निजी स्वामित्व हो गया, यानी जो संसाधन थे सरकार के वो सारी चीज़ें अब निजी हाथों में जाएंगी। राज्य की संपदा पर निजीकरण हो गया, यानी राज्य की संपदा जितनी प्रॉपर्टी थी वो किसके पास चली गई? निजीकरण के, यानी प्राइवेट लोगों के पास। सामूहिक फर्मों को की जगह पे क्या है, निजी फर्म आ गए। ठीक है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया और मुद्रा को आसानी से परिवर्तन किया गया। और पश्चिमी देशों की क्या है, आर्थिक व्यवस्था में जोड़ना चाहे। पश्चिमी देश कौन से हैं? वही अमेरिका। जब इन्होंने ये व्यवस्थाएं सोच करके सोवियत संघ का विघटन किया और आगे बढ़ने पूंजीवाद की तरफ बढ़ने हुए, तो इसके परिणाम यह हुआ कि रूस का औद्योगिक ढांचा पूरा का पूरा चरमरा गया, यानी पूरा इकोनॉमी खराब हो गई। ठीक है, आर्थिक परिणाम के अनुकूल नहीं रहा, यानी अर्थव्यवस्था का भी नुकसान हुआ। और रूसी मुद्रा रूबल क्या है, उसमें बाहरी गिरावट है। जब कभी भी देश की रुपया में गिरावट आएगी या फिर करेंसी में गिरावट होती है तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है, उस वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वैल्यू बहुत कम रहेगी। कल्याणकारी नीतियां समाप्त हो गई जो सरकार पहले चला रहे थे। विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90% उद्योग जो थे औने पौने दामों में बेचे गए। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास सेल इसी को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, खाद्यान्न संकट बढ़ गया और माफिया वर्ग हुआ। जब भी देश में अकाल और ये सारी चीज़ें होगी या फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार नहीं होंगे, तो माफिया वर्ग, गुंडा डकैत, ऐसी चीज़ें का बढ़ावा मिलता है। ठीक है, फिर आज अब बल्कन क्षेत्र में हुआ क्या, कुछ यूगोस्लाविया युद्ध के बाद, युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया, यानी बल्कन क्षेत्र का कई हुआ। ठीक है, ये बोस्त्रिया और हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ये कहते हैं स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा अपने आप को कर देते हैं। और बाल्टिक क्षेत्र को एक बल्कन मार्च 1990 में स्वतंत्र हो जाता है। और देखो एंटोनियो और क्या है, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों 1991 में यूएनओ के सदस्य बन जाते हैं और 2004 में जाकर नाटो में शामिल हो जाते हैं। यानी कहीं न कहीं इनका झुकाव भी पूंजीवादी की तरफ ही बढ़ गया, जबकि थे किसके, यूएसएसआर के। ठीक है, रूस और भारत के संबंध की बात करते हैं। देखो पूर्वी साम्यवादी के देश, भारत के संबंध हमारे काफ़ी अच्छे रहे हैं, शुरू से अच्छे रहे हैं। रूस के साथ हमारा विशेष रूप से ज़्यादा अच्छा रहा है और पूर्वी देशों के साथ तो है ही। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि दोनों देशों का सपना ध्रुवीयता विश्व का बनना, यानी कि पूरे दुनिया में अपने आप को बढ़ाना। हालांकि सभी देश यही करते हैं। ठीक है, दोनों देशों के बीच में सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, लोकतंत्र को में विश्वास भारत और रूस के हैं हमारे। भारत रूसी हथियारों का क्या है, सबसे बड़ा खरीदार है। रूस से तेल का आयात भी हम करते हैं और बड़ी मात्रा में करते हैं। परमाणु योजना और अंतरिक्ष योजना में भी क्या है, रूस हमारी मदद करता है, हमेशा शुरू से करता रहा है। उज्बेकिस्तान में क्या था, भारतीय कलाकारों को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, यानी कि हमारे जो कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो सब इसी में मतलब बहुत फेमस है वहाँ पे भी, जैसे हमारे यहाँ पे सुपरस्टार है। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर द एंड हो जाता है।
इसमें कोई भी त्रुटियां दिखती हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।